बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स चैप्टर 9 बुक 1 का जो नेक्स्ट फाइलम और बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम है स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा ये फाइलम? आर्थ्रोपोडा है। और जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं इनको हम एक कॉमन नेम भी देते हैं, जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। इनको आप क्या कहेंगे? दीज आर द जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। यानी अगर आप इनकी ना इस तरह से लेग्स को ऑब्ज़र्व करें, ये देखें जैसे मैंने शो किया है, तो उसमें आपको ना यहाँ पे जस्ट लाइक दिस है ना वो जॉइंट्स नज़र आएंगे, और इन जॉइंट्स की वजह से क्या होगा? जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स भी इनको कहते हैं। अब ये जो जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मीनिंग जॉइंटेड होता है और पोडा का मीनिंग वैसे फीट या लेग्स में आएगा। देखें जैसे हम पहले भी टेक्सोनोमिक पोजीशन जो है वो डिस्कस करते रहे हैं। अगर इस फाइलम की भी बात करें तो सबसे पहले देखें ये वाले जो होंगे यूमेटाज़ोआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी थी जिसको आपने सिमेट्री के लिहाज से लिखा था बाइलेटरल सिमेट्री, और जो तीसरा था ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी जो डेवलपमेंटल लेयर बनती है, जर्मिनल लेयर्स, और उसमें फिर क्या है ये सीलोमेट्स में आएंगे, और आखिरी जो होगा इसमें डेवलपमेंट के लिहाज से जो हम देखते हैं प्रोटोस्टोम्स। और यूँ याद रखें ये प्रोटोस्टोम्स का जो ना लास्ट फाइलम है। पहला जो फाइलम था वो एस्केल्मेंथीस या एनिलिडा हमने पढ़ा है, और जो लास्ट फाइलम है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा। अब ये जो आर्थ्रोपोडा है इसमें अगर आप देखें जो एनिमल बॉडी होगी वो भी आपको सेगमेंटेड नज़र आएगी। एनिमल बॉडी इसमें भी क्या होगी? सेगमेंटेड है, लेकिन इसमें जो बॉडी की शेप और स्ट्रक्चर के लिहाज से ना आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी नज़र आएगी। अब ज़रा आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पे इसके ना फर्दर वो क्लासिफिकेशन नहीं है, तो हम इसको फर्दर 4 क्लासेस के अंदर जब वो डिवाइड करते होते हैं, इसको हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और ये बहुत बड़ा फाइलम है, यानी जितने भी आपको लैंड के ऊपर ना एनिमल्स नज़र आते हैं उनमें हम ये कहते हैं कि ये जो फाइलम है ना इट इंक्लूड्स 75% ऑफ ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन लैंड। बात समझ आ रही है? यानी जितने भी लैंड पे आपको एनिमल्स मिल रहे हैं उनका जो 75% है दैट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये पहला बड़ा फाइलम है। जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना वो जो मोलस्का की जो हमने बात की थी वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में आता है। एनीवे ये पहला फाइलम है कौन सा जी? आर्थ्रोपोडा। और यहाँ पे मैं जो ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा के जैसे मैंने कहा था ना हर एक फाइलम के लिए कोई 1 या 2 एग्जांपल्स आप जहन में रख लें। मैं जो पहला इसमें जो एक क्लास है सबसे बड़ी इंसेक्टा क्लास कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि 4 इसके क्लासेस हम बनाते हैं, हर एक के अंदर ना वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के जब वो आर्थ्रोपोड्स होंगे, लेकिन कॉमन फीचर यही होगा जॉइंटेड लेग्ड होते हैं। अब इंसेक्टा के अंदर इंसेक्ट्स आ जाएंगे, फिर एक क्लास मायरापोडा होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये सेंटीपीड्स और मिलीपीड की तरह के आ जाते हैं। तो हमने ये इस तरह के ना डिफरेंट इसके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आपकी बुक वाला जो मैक्सिमम जो इस फाइलम को एक्सप्लेन कर रहा है ना और वो जो कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहा है वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो मेरी भी कोशिश होगी यहाँ पे ना एक इंसेक्ट की बॉडी को लेके फर्दर जो है वो उसके डिवीजन आपको समझाता जाऊँ। देखें सबसे पहले ना यहाँ पे हम एक इंसेक्ट की बॉडी के लिहाज से अगर देखें, जैसे ये आप हनी बी भी बना सकते हैं, हाउस फ्लाई भी हो सकती है, कॉकरोच भी हो सकता है। ये सारे के सारे एक ही ग्रुप से क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। इवन के बटरफ्लाई भी आ जाएगी। अब ना ये जो इसके मेंबर्स हैं इनको अगर हम देखें तो बॉडी जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और ये जो बॉडी है ना ये देख लें जैसे मैंने ये शो किया है ना, इसमें आपको इस तरह से ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड नज़र आएगी। लेकिन
जिस तरह से था ना एनिलिडा के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन थी कि इंटरनली भी वो आपको सेगमेंटेड नज़र आती है, तो ये इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है। ये क्या होगी? इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होगी। एनीवे ये जो पार्ट है जो जस्ट लाइक दिस ये नज़र आ रहा है, ये हेड होगा। फिर हेड से नेक्स्ट जो हमें ये नज़र आता है दिस इज़ द थोरैक्स, और ये लास्ट पार्ट क्या होगा? एब्डोमेन। लेकिन दूसरी तरफ अगर ना हम इसमें बनाते हैं, एक क्लास आ जाती है एरेक्निडाइस की, ज़रा सिलेबस में आपके नहीं है, तो उस एरेक्निडा क्लास में अगर आप देखें ये जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, हेड अलग से नहीं होता, ठीक है ना। जो हेड होगा वो थोरैक्स के साथ ही क्या होता है, इस तरह से अटैच होगा, ठीक है। ये देखें ना, जैसे मैं ना इसका ये स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ, ये आपने देखा भी होगा, स्कॉर्पियन है ये बेसिकली, और स्कॉर्पियन के अंदर ना ये आपको इस तरह के ये स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, हैं ये वही वाले ना जॉइंटेड ये लेग्स हैं। लेकिन देखिए इसमें आपको हेड सेपरेट नज़र नहीं आ रहा, बाकी बॉडी पे सेगमेंट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। अब ये वाला जो है ना, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है जो हेड और थोरैक्स के फ्यूज़ करने से बना होता है, इसके लिए मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, सिफेलोथोरैक्स। क्या कहते हैं उसका? सिफेलम हेड को कहते हैं, यानी थोरैक्स और हेड आपस में क्या है, ये फ्यूज़ हैं। और बाकी देखें उसमें ये लेग्स उसी तरह से होंगे और जॉइंट्स उसमें मौजूद होंगे। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसमें भी देखें ना, ये चूँकि इंसेक्टा का ये मेंबर है, ये देख लें मैं इसमें ना ये लेग्स वगैरह ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इनसेक्ट्स का एक कैरेक्टर होता है कि उसमें ना 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। कितने पेयर्स होंगे? 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, जो कि क्या होते हैं, थोरैक्स के साथ। पेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये 3 इस साइड पे, राइट साइड पे भी 3 ही होंगी, तो इस तरह से क्या 3 पेयर्स। अब बाकी रह गया इसमें ना जो बेसिकली जो विंग्स हैं, यानी कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, और जो फ्लाई कर सकते हैं उनमें 2 पेयर्स आपको ना इस तरह से विंग्स के मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखें इसमें ना ये विंग्स मैंने ड्रॉ कर दिए जो कि क्या होंगे, फ्लाई करने में इनको हेल्प करते हैं। और इनसेक्ट्स के अंदर क्या होगा, लेग्स और विंग्स जो होते हैं ना, ये दोनों उसी तरह से थोरैक्स के साथ ही क्या होंगे, अटैच होते हैं। बाकी रहा अगर हम इनके बॉडी के ना ख़ास तौर पे जो सेगमेंट्स वगैरह हैं उनको भी देखें और स्ट्रक्चर को देखें, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका एक बॉडी का लेटरल व्यू बना रहा हूँ। ये देखें उस तरह से मैंने ना ये हेड बना दिया, ये अब क्या था, थोरैक्स है, और ये जो इस तरह से अब आपको नज़र आ रही है ये क्या, उसकी एब्डोमेन है। और इसमें ना हम उसी तरह से जैसे पहले भी बनाते रहे हैं, ये देख लें सेगमेंट्स ये बना दिए। लेकिन एक याद रखिएगा, बॉडी जो है इंटरनली उस तरह से सेगमेंटेड नहीं होती जैसा कि आपको ये एक्सटर्नली नज़र आ रही है। और साथ ही ना दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स हैं ना, वो आपको ना इस तरह से हर एक सेगमेंट के ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा। ये देख लें मैंने ये हेड बना दिया, हेड के साथ ये क्या उसी तरह से आइज़ वगैरह थी। ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर द काइटिनाइज्ड प्लेट्स। और ये काइटिनाइज्ड प्लेट्स क्यों हैं कि देखें, जैसे आपने ना काइटन पढ़ा था, एक केमिकल सब्सटेंस काइटन होती है, और काइटन जो है ना एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो वो इनके क्या होगा, शेल के अंदर मौजूद होगा। देखें ना मोलस्का में हमने कहा था शेल मौजूद होता है कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो केमिकली इनका क्या होगा, ये काइटन का बना होता है। अब ना वहाँ पे मोलस्का में हमने कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है और वो बड़ा हैवी है, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो स्लो मूविंग होंगे, वो एनिमल्स क्या होंगे, स्लो मूविंग एनिमल्स होंगे। यहाँ पे ये क्या है, काइटन का बना है, और काइटन जो होती है बड़ी लाइट सब्सटेंस है। काइटन क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होती है,
और लाइट इन वेट होने की वजह से क्या होगा, यानी जो मूवमेंट है वो आसान हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वहाँ पे जो हमने देखा था ना, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल था मोलस्का में, वो कंटिन्यूस होता है, उसमें जॉइंट्स नहीं होते, उसमें क्या होंगे, जॉइंट्स नहीं होंगे। जबकि इसमें क्या होगा, आपको वो जॉइंटेड सा जब स्केलेटन नज़र आएगा। अब ये जो जॉइंटेड जो कार्टिनाइज जो प्लेट्स हैं जो उसका स्केलेटन बना रही हैं, वहाँ पे 2 प्लेट्स के दरमियान क्या होती है, एक थिन सी मेम्ब्रेन होगी, और वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी वजह से जॉइंट वाले पॉइंट पे क्या होगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या है, जो मूवमेंट है दैट बिकम्स मोर ईजी। यानी पहले जो था ना, मोलस्का में ऐसे जॉइंट्स नहीं थे, तो वो क्या था, हैवी भी था, जॉइंट्स ना होने की वजह से मूवमेंट ईजी नहीं है। तो इसमें वो दोनों जो हैं वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बाकी रह गया, वैसे सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपने याद रखना है ना, जो ऊपर वाली प्लेट्स होती हैं ना, उनको हम नाम देते हैं टर्गा का, और जो नीचे वाली प्लेट्स होती हैं उनको आप क्या कहेंगे, स्टर्ना। ये टर्गा और स्टर्ना जब वो 2 प्लेट्स हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी होती हैं, और ये पूरी बॉडी पे इस तरह से प्लेट्स हैं वो मौजूद होगी, यानी वेंट्रल साइड पे भी होगी, डॉर्सल। वेंट्रल वाले को आपने स्टर्ना कहा, डॉर्सल साइड पे जो प्लेट होती है वो क्या है, टर्गा। यानी ये बॉडी है ना, ये उसके नीचे थी वेंट्रल प्लेट स्टर्ना, ये ऊपर क्या होगी, टर्गा। तो इस तरह से ये प्लेट्स रखी होती हैं, और लेटर साइड पे क्या है बॉडी के, ये आपस में अटैच होंगे। लेकिन जहाँ पे ये अटैच होती हैं, ये देखें, ये आपको ना इसमें ये ओपनिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। ये जो ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम नाम देते हैं स्पायरिकल्स का। क्या है ये, दीज आर द स्पायरिकल्स। अब ये जो स्पायरिकल ओपनिंग है, इनके थ्रू क्या होती है, एयर एंटर होगी और बॉडी में से वापस बाहर भी जाती है। यानी ये बेसिकली ओपनिंग्स हैं इसके, जो ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी। लेकिन हम डिटेल में थोड़ा सा उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखें, अगर मैं यही बॉडी है, इसका अगर सेक्शन इस तरह से काट के शो करूँ ना, ये देखें यहाँ पे मैं इसका ऐसे ना ये सेक्शन ये ड्रा कर रहा हूँ, ये हेड, थोरैक्स और ये क्या थे, एब्डोमेन। अब देखें उसी तरह से ये सेगमेंट्स तो थे उसमें, ठीक है, और ये इसकी बॉडी की क्या होगी, इस तरह से डिवीजन। यहाँ पे जो हेड है उसके ऊपर ना ये आपको उसमें आइस नज़र आएंगी, और ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपने देखे होंगे इन साइड के हेड के ऊपर ना, ये थोड़ा सा हेयर लाइक हमें ये स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, इनको हम नाम देते हैं एंटीना का। बेसिकली बॉडी के लिए ना ये फीलर्स का काम करते हैं, एंटीनी होंगे जो सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रही हैं उनको क्या है, ये फील कर सकते हैं, एंटीनी। आपने देखा होगा अक्सर ये उनको ना, काकरोच के भी होंगे हेड के ऊपर, ये उनको मूव कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे ना जो माउथ पार्ट्स हैं, ये भी ना काइटन के बने होते हैं, और चूँकि इनमें वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो भी एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि इनमें ना आपको वैरायटी ऑफ माउथ पार्ट्स भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे काकरोच है, वो क्या करता है, जो फूड मटेरियल है या फूड पीसेस होते हैं उनको ब्रेक कर रहा होता है, तो उसका ना वो च्यूइंग टाइप, जैसे च्यूइंग हम करते हैं ना, वो च्यूइंग टाइप क्या होंगे, पार्ट्स होंगे माउथ के। फिर इसी तरह से जो हाउस फ्लाई होती है, वो आप अगर देखें ना, वो एक ट्यूब लाइक होता है, जैसे हमारे स्किन पे बैठती है ना, एक हेड के साथ ट्यूब सी लगी होती है, वो उसकी मदद से क्या है, लिक करती है, लिकिंग टाइप माउथ होगा। या इसी तरह से जो फ्लोएम फीडर्स हैं प्लांट्स के ऊपर, एफिड, ये इंशाल्लाह आप कहीं पे पढ़ेंगे, इसको ग्रीन फ्लाई भी कहते हैं, फ्लोएम फीडर होता है। तो इसके ना एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो क्या करेगा, वो प्रिक करेगा, उसको पेनिट्रेट करता है वो फ्लोएम तक, और उसमें से क्या करता है, वो सक कर लेगा, यानी सकिंग टाइप माउथ भी होता है। यानी वैरायटी ऑफ माउथ पार्ट्स होंगे जो कि हेड रीजन पे मिलेंगे। फिर अगर हम इंटरनली देखें तो ठीक है, बाहर तो क्या था, उसी तरह से ना ये एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होगा। और इनर साइड पे ना, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये स्पेस है जिसको आप क्या कहेंगे,
हीमोसील का। क्या कहते हैं इसको? हीमोसील। अब मैं हीमोसील पहले भी बता चुका हूँ मोलस्का में। क्यों कहा था हीमोसील होती है वो? कि उसके अंदर क्या है, ब्लड मौजूद होता है। और ब्लड कब आएगा सीलोम के अंदर? जब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा होगा? ओपन टाइप। क्या है? जब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो होगा दैट इज़ फिल्ड इनसाइड द बॉडी कैविटी, तो इसलिए उसको हम सिंपल सीलोम नहीं हीमोसीलोम का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर उसी तरह से ना वो ब्लड की बात कर रहे थे हम, ये जो मैं इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ कि ये क्या होता है, ट्यूबुलर हार्ट है। ये क्या था इसमें? ये हार्ट है और ये वाला आगे क्या है, एओर्टा। और इसके नीचे ये देखिए मैं एक लाइन से ऐसे ड्रा कर देता हूँ, इसको हम ना नाम देते हैं पेरिकार्डियम का, ठीक है, जो उसको ना हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब होता यही है कि इसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो यूँ बॉडी कैविटी से एब्जॉर्ब होगा एओर्टा के थ्रू, वो फिर क्या है आगे हेड रीजन की तरफ आके चेस्ट में रिलीज़ होता है और फिर वहाँ से ये क्या करेगा, पोस्टीरियर बॉडी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि आप देखें वो एओर्टा से बाहर आ रहा है तो यहाँ पे जितने भी इंटरनल पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, दे विल बी डिप्ड इनसाइड द ब्लड। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको कह देते हैं। अब बाकी रह गया इसमें ये देखें मैं इस तरह से ना ये बना रहा हूँ इसका एक डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्यूब है ये। अब देखें ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्यूब है ना, उसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंट पार्ट्स की वजह से फिर क्या होगा, हम ये कहते हैं कि हर एक पार्ट वो कोई न कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है डाइजेशन के हवाले से, तो फिर ये क्या होगा, ज़्यादा एडवांस है। तो पोस्टीरियर एंड पे उसी तरह से एनस और एंटीरियर पे क्या था, ये माउथ होगा। लेकिन देखें ये ब्लड के अंदर क्या होता है, उस तरह से डिप्ड होगा। सेकेंडली ना इसमें जो आपको नज़र आएगा ख़ास तौर पे जो हाइंड और मिड गट होती है, यानी ये रेक्टम वगैरह पार्ट होता है ना, वो हाइंड गट में आता है। और इलियम वगैरह जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है वो क्या होता है, मिड गट का पार्ट है। जो हाइंड और मिड गट के ना जंक्शन के ऊपर ना ये वैसे येलो कलर की होती हैं ट्यूब्यूल्स, उनको हम क्या नाम देते हैं, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। उनको आप क्या कहेंगे, दिस आर द मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये बेसिकली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये क्या करेंगे, चूँकि सीलोम जो उसके अंदर ब्लड है उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, तो उस ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल्स होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद ना, अब देखें ये अटैच किसके साथ हैं, गट के साथ। ये क्या है, ये गट के साथ अटैच है। भाई जब गट के साथ अटैच है तो जो वेस्ट मटेरियल ब्लड से ये सेपरेट करेंगे, उनको ये क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन है या गट है उसके ल्यूमन के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके ये डायग्राम ऐसे बता देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि ये क्या थी, वो गट आ रही थी और ये ना इस तरह से क्या है, ये एक मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये दूसरा है। अब देखें ना, जो भी वेस्ट मटेरियल ये एब्जॉर्ब करेंगे और उसको फिर क्या करते हैं, ला के यहाँ पे इस तरह से रिलीज़ कर देंगे गट के अंदर। तो यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसकी कोई अलग से ओपनिंग नहीं होती। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होगा, अलग से ओपनिंग नहीं है, वो अटैच है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो एनस के थ्रू क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड भी रिलीज़ हो रहा होता है और साथ साथ क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो भी क्या हैं, रिलीज़ होंगी। बाकी रह गया, और हाँ एक बात ना ये भी याद रखिएगा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका ना आर्थ्रोपोड्स का, कि उनके अंदर एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करें तो देखें नर्वस सिस्टम में उसी तरह से ये क्या थे, सेरिब्रल गैंग्लिया हैं जो कि क्या करते हैं, हेड रीजन में होंगे और वो क्या है, ब्रेन बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्या है, जो बॉडी है ना उसमें हर एक सेगमेंट के लिहाज से गैंग्लिया होंगे जिनको आप सेगमेंटल गैंग्लिया कहते हैं। और ये जो सेगमेंटल गैंग्लिया है उनको हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं।
और फर्दर वो डिफरेंट जो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है ना, वो किस तरह से, मिसाल के तौर पे ये जो थे ना थोरेक्स में, दीज आर कॉल्ड एज थोरेसिक गैंग्लिया। जो एब्डोमेन में होंगे उनको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल गैंग्लिया। अब आप खुद देखें ना ये क्या होंगे, शाबाश, 3 तरह के ये गैंग्लिया हैं जस्ट लोकेशन के लिहाज से। और फिर ना एक डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है जिसके थ्रू आपस में ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम बनाते हैं कि तमाम इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आएगी और ऑर्डर्स ब्रेन से जा रहे होते हैं। तो वेंट्रल साइड पे ये क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे ये भी कर दूँ, चूँकि आगे आपके सिलेबस में डायसेक्शन भी होती है, तो देखें अगर आपने किसी एक इनऑर्गेनिक को जब वो डायसेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डॉर्सल साइड से डायसेक्शन स्टार्ट, और अगर एक वर्टिब्रेट है उसको आप क्या है, वेंट्रल साइड से करेंगे। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। देखें डायसेक्शन के दौरान हमने क्या करना होता है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। डायसेक्शन के दौरान हमने क्या है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। भाई अब नर्वस सिस्टम जब वो कैसे प्रोटेक्ट होगा, क्या आप क्या करें, उससे अपोजिट साइड से उसको करें। तो यहाँ पे ना ये सारे जितने भी हम फाइला पढ़ रहे हैं अभी इनवर्टिब्रेट के हैं, और मेरे ख्याल में आप देख चुके हैं इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हमें किधर नज़र आ रहा है, वेंट्रल साइड पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अर्थवर्म देखा था, उसमें भी वेंट्रल साइड पे था। अभी यहाँ पे इंसेक्ट की बॉडी में देख रहे हैं, वो भी वेंट्रल साइड पे। तो फिर क्या हुआ, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है और वो किधर है, वेंट्रल पे। तो डायसेक्शन किधर से करेंगे आप, डॉर्सल से। इसी तरह से जो दूसरे एनिमल्स हैं, मिसाल के तौर पे फ्रॉग की डायसेक्शन आ जाती है, ठीक है, तो वो वर्टिब्रेट में आता है, तो उसके डॉर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम होगा, तो उसको आप वेंट्रल साइड से क्या करेंगे, डायसेक्ट करेंगे। ये एक बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है। बाकी रह गए इसमें, जैसे हमने सिस्टम को डिस्कस कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है और उसमें ब्लड होता है और वो ओपन टाइप है, लेकिन याद रखें वो ब्लड जो होता है ना वो कलरलेस है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। जैसे आप ये कहते हैं कलरलेस है, हीमोग्लोबिन नहीं होती, तो बिल्कुल आसान सा उसका पॉइंट कि भाई वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन को अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिफरेंट होगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, इसमें हम ये कहते हैं वो बना होता है ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम से। यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, एक ट्यूब्स का सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। और वो जो हमने ये स्पाइरेकल्स पढ़े थे ना, ये वो ओपनिंग्स हैं जो बॉडी की लेटरल साइड पे होती हैं, यानी पेड ओपनिंग्स होती हैं। तो ये ओपनिंग्स जो है ना जाके आगे अटैच हैं या ओपन हो रही हैं ट्रेकियल ट्यूब के साथ, और वो फिर जो ट्यूब्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर एक ट्यूब्स का नेटवर्क बना देती हैं, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। होता ये है कि जिस तरह से एक इंसेक्ट अपनी बॉडी को एक्सपेंड करेगा, जैसे आपने ना वो मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था ना, जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म है कि जस्ट हमारी जो होती है ना इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम की मदद से जो चेस्ट है वो एक्सपेंड करती है। जब एक्सपेंड करेगी तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो एयर जो होगी ना वो नोज़ के थ्रू इस तरह से क्या, दैट विल रश इनटू द लंग्स। यहाँ पे भी वही है कि जैसा बॉडी एक्सपेंड करती है तो स्पाइरिकल के थ्रू क्या होगा, एयर इनवर्ड मूव करेगी। और उसमें एक बात आपने याद रखनी है, जो एयर जो है ना, जो थोरेसिक है या जो पहले वाले होते हैं ना, जो 4 स्पाइरिकल्स हैं एंटीरियर वाले, उनके थ्रू क्या होगा, दैट विल रश इनटू, यानी वो इंस्पायरेशन के लिए है। अब जैसा ना वो ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगी, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। अब बॉडी क्या है, जिस साथ रिलैक्स करती है वापस वो क्या होगा, श्रिंक करेगी। अब बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया, अब ए जो है दैट विल रश आउट, जो पोस्टीरियर 6 होंगे उनमें से फिर क्या करेगी, दैट विल रश आउट ऑफ द बॉडी। अब देख लें चूँकि ब्लड के अंदर क्या था, कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो ऑक्सीजन या गैसेस की ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर क्या था, इनके अंदर एक ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम मौजूद होता है। हाँ, जो ख़ास तौर पे इनमें आ जाती हैं जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जैसे क्रैब है, क्रैब जो होता है वो पानी के अंदर होता है, तो भाई क्रैब जो है ना उसमें आपको ये ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम नहीं मिलेगा, उसमें बाकायदा ना गिल्स होते हैं। यानी आप आसान सा याद रख लें कि जो एक्वेटिक फॉर्म्स होंगी उनके अंदर क्या है, शाबाश, गिल्स होंगे। एक्वेटिक के अंदर क्या आती हैं, गिल्स मौजूद होंगी जिनके थ्रू करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक और भी स्ट्रक्चर आता है जिनको हम नाम देते हैं बुक लंग्स का। ये जो है ना ख़ास तौर पे जो स्पाइडर है उसके अंदर आपको जो मिलेगा, और ये भी टेरेस्ट्रियल के अंदर होते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ना टेरेस्ट्रियल जो टाइप्स हैं उनमें बात कर रहा हूँ। असल में इनकी जो शेप होती है ना, वो जैसे एक बड़ी बुक आप ले ना, उसके से मिलती जुलती होती है, बुक लंग्स उनको कहते हैं। बहरहाल उनका मेन काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। तो आपने याद रखना है कि ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम और बुक लंग्स जो होते हैं वो कहाँ पे होंगे, टेरेस्ट्रियल वालों के अंदर, और जो एक्वेटिक होंगे उनमें क्या होते हैं, गिल्स मौजूद होंगे। अब ना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा एडवांस, माउथ पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड है। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमने क्या देखी कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम था वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से बना हुआ है। पहले क्या था, मेटानेफ्रीडिया, लेकिन वो उनकी अलग ओपनिंग थी नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। यहाँ पे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल गट के साथ अटैच हैं, और गट के अंदर वो क्या करते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड के साथ जो बॉडी की मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको भी क्या मिक्स कर देंगे। यानी अलग से कोई ओपनिंग, एक्सक्रीटरी ओपनिंग नहीं होती। एनस के थ्रू क्या होगा, अनडाइजेस्टेड और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो रिलीज़ होंगे। बाकी रह गया इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो बड़ा एडवांस, आइज़ और एंटीनी वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर रिसेप्टर ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं, और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बाकियों से भी ज़्यादा क्या होता है, एडवांस होता है। रह गया इनके अंदर जो ख़ास तौर पे लोकोमोशन, वो हम शुरू में कह चुके हैं कि इनके अंदर लेग्स होती हैं मूवमेंट के लिए, रनिंग और वॉकिंग के लिए, जबकि क्या है विंग्स होते हैं वो फ्लाइंग पर्पस के लिए होंगे। और इनमें ना अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें दोनों तरह से क्या रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्शुअल भी है और सेक्शुअल भी होगी। अब देखें जो ख़ास तौर पे जो ए सेक्शुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, यानी जो ए सेक्शुअल होगा उसमें हम ये कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स हैं उनके थ्रू होगी, और ख़ास तौर पे जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से होगी, जो फर्टिलाइज्ड एग्स के थ्रू होती है। या आपने हनी बीज के बारे में भी, टर्माइट वगैरह के बारे में भी सुना होगा कि उनके अंदर जो होती है ना हनी बीज में क्वीन, वो एग्स ले करती है। वो दो तरह के एग्स होते हैं, फर्टिलाइज भी हैं, अनफर्टिलाइज। अब भाई जो फर्टिलाइज हो गए वो तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो वो उस लिहाज से फिर क्या होगा, वो यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेजेस हैं वो कवर करेगा, एक सेक्शुअल मेथड हो गया। लेकिन अगर एक एग बनता है, वैसे इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगर आप ना याद रखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं ना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्थिनोजेनेसिस, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से जब वो बन सकता है। एनीवे जो फर्टिलाइज्ड एग से बनेगा, इसमें एक आपने पहले भी पढ़ा होगा मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? और मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, मिसाल के तौर पे क्या है, एक से फॉर एग्जांपल एडल्ट है, वो क्या करेगा, एग्स ले करेगा, एग से क्या बनता है लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा प्यूपा, और प्यूपा जो होता है वो वापस फिर क्या है एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ये क्या होगी मेटामॉर्फोसिस। लेकिन मेटामॉर्फोसिस की भी जो होती हैं वो टाइप्स होती हैं, और ये वाली जो टाइप मैंने यहाँ पे मेंशन की है इसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। ये कौन सी होगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अगर ये एक एग है, एग से क्या है लार्वा बना, लार्वा से क्या था प्यूपा, और प्यूपा से क्या होगा आगे निम्फ, और निम्फ से क्या बनाते हैं आप एडल्ट। तो ये वाली जो होगी इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये कौन सी होगी, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इसमें ये एक जो निम्फ हमने पढ़ा, निम्फ या निम्फल स्टेजेस जो होती हैं ना, ये एडल्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ये आपने अक्सर देखा भी होगा घरों के अंदर ना, कॉकरोच एक बड़े साइज़ के होते हैं, उनके बाकायदा आपको विंग्स भी नज़र आएंगे, वो फ्लाई भी कर सकते हैं। एक बहुत छोटे साइज़ के काकरोचेस होते हैं, वो भी घूम रहे होते हैं। और वो जो छोटे साइज़ के काकरोच है ना,
उसमें अगर आप देखें विंग्स वगैरह नहीं होते, वो सिर्फ आपको रनिंग कंडीशन में नज़र आएंगे। वो असल में क्या होती है, उनकी निम्फल स्टेजेस होती हैं। अब वो जो निम्फल स्टेजेस हैं ना, वो ऐसी होती हैं कि उनमें विंग्स नहीं होंगे और वो सेक्सुअली क्या होती हैं, मैच्योर नहीं होती। एक निम्फल स्टेज होती है, जब ख़त्म होगी फिर नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी, करते करते वो फिर मैच्योरिटी में यानी एक एडल्ट के अंदर जब वो चेंज हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट वो एडल्ट नहीं बनाते। यहाँ पे क्या होगा, जो प्यूपा से एक यंग वन प्रोड्यूस होता है ना, बॉडी साइज़ उसका छोटा है लेकिन उसमें बॉडी स्ट्रक्चर्स पूरे होते हैं, विंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब मौजूद है। लेकिन क्या होगा, निम्फ में उस तरह से विंग्स वगैरह नहीं बने होते, साइज़ में वो छोटा होगा, लेकिन वो ग्रोथ के दौरान क्या होगा, ये वो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता जाता है और इस तरह से क्या होगा, वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाता है। यानी काकरोच मैंने एक एग्जांपल दी, उसमें क्या इनकम्प्लीट, बटरफ्लाई वगैरह आप ले लें उसके अंदर क्या होगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आपको मिलेगी। रहा इस फाइलम का कि इसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें ना इम्पोर्टेंस के हवाले से, भाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हनी बीज़ की अभी हम बात कर रहे थे, हनी का सोर्स है। इसी तरह से एक सिल्क वॉर्म आता है, ठीक है ना, जो सिल्क वॉर्म है ना, वो एक मॉथ होती है, बटरफ्लाई से मिलती जुलती है, वो सिल्क सारा हम इसी से ले रहे हैं, यानी इस फाइलम की वो भी एक इम्पॉर्टेंस मान जाता है। फिर आपने पॉलिनेशन में इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ा है, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस। फिर इसके साथ साथ ना, जैसे बायो में हम पहले भी कह चुके हैं, चाहे कोई डिज़ीज़ या डैमेज भी कर रहा है ना, उसको भी हम क्या है इम्पॉर्टेंस में लेते हैं। चलो हार्मफुल एस्पेक्ट ज़रूर सही। अब देखें इंसेक्ट्स होते हैं, हम बैठे हैं रात को लाइट ऑन है, उस तरह से डिस्टर्बेंस, वह भी उसका एक हार्मफुल एस्पेक्ट हो गया। मॉस्किटो है, बाइट वगैरह, डेंगी और इस तरह से मलेरिया वगैरह कॉज कर रहा है। फिर आपने एक वो फ्लैजिलेट्स में चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा होगा, ट्राइपेनोसोमा, सीसी फ्लाई होती है, इंसेक्ट है, वो लेके आती है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रही है। कहने का मतलब ये डिजीज़ उनका स्प्रेड। फिर इस तरह से हाउस फ्लाई, कॉलरा या हैज़ा जैसे वेक्टर के तौर पे वो काम कर रही होती है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से इनमें क्या है, यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी हैं और साथ साथ क्या होते हैं, हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। टर्माइट या दीमक देखें, जितने वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है टर्माइट या दीमक। फिर एक ना सोशल इंसेक्ट्स का भी आता है। सोशल वो है जो ग्रुप की, हनी भी बिल्कुल आसान से एग्जांपल, जिसमें एक सोशल जो होता है ना, हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी नज़र आती है। अब वो उसमें क्या है, क्वीन भी है, उसमें ड्रोन्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं। एक ही ग्रुप की सूरत में एक हनी भी का जो कॉम्ब है ना, उसमें वो सारे मौजूद होंगे, सारे क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर नज़र आती हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपके ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो फाइलम स्टार्ट करेंगे उसमें हम एक बाकी सारी बातें यही वाली होंगी, सिर्फ एक वो बात करेंगे, वो ड्यूटेरोस्टोम होगा। वो ड्यूटेरोस्टोम है और उससे आगे ऑनवर्ड जितने भी हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वो भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोम। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।